नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं JK24/7 का फेसबुक पेज। और आज जम्मू कश्मीर के सूरत हाल को लेकर ही बात करेंगे, लेकिन हमारी जनता बहुत पहले से ही जानती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से उठापटक देखने को मिल रही है। सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हो गई हैं, दिग्गज नेता इस्तीफे दे रहे हैं और पार्टियों में शामिल भी हो रहे हैं। लेकिन अब आपको ये भी बताते चले कि जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनमें से बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो हैं, वो भी पार्टियों को छोड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जो दावा पेश किया है, उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई क्या नजर आ रही है या नहीं, इसी पर आज मंथन करेंगे। चलिए सीधा चलते हैं। हंस भी रहे हैं, काफी खुश लग रहे हैं सनम। और सरम, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पीडीपी पार्टी तो बिखरती हुई देखी गई थी, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी आ गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की। मैं आशा हंस रहा नहीं रहा हूं, बल्कि मुझे खुशी आपको बहुत हुई होगी कि जिस तरह यूजुअली है कि जम्मू वाला तो कश्मीर वाला वो है। आप समझ रहे होंगे कि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सिचुएशन है वो खराब होती होगी, तो आपको बड़ी खुशी मिल रही होगी। वो मैं इसलिए हंस नहीं रहा था, लेकिन एक चीज साफ जाहिर है। हम्म। यहाँ पे पहले भी कहते कहते थे कि पीडीपी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की बारी है, और शायद वो शुरुआत हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी शुरुआत है उसमें। अब देवेंद्र राणा क्यों छोड़ के चले गए? वो देवेंद्र राणा जिसके साथ पॉलिटिकल रिलेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, फैमिली रिलेशन हम्म। फारूकुल्लाह अमरुद्दुल्लाह के साथ है, अमरुद्दुल्लाह ने उसको एडवाइजर बनाया, और फिर सबसे बड़ी बात बिजनेस रिलेशन भी है। हमारे यहाँ कहा जाता है, अब ये कितनी ग्राउंड में सच्चाई है ये, लेकिन हमारे यहाँ ये सब लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। तो ये बिजनेस हम्म। पार्टनर करीबन 20-25 साल के बाद अलग होना, और उस बिजनेस पार्टनर जिस देवेंद्र सिंह राणा को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठा के एडवाइजर तक बनाया, और उसके साथ साथ यहाँ पे एमएलए तक भी बनाया, जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं, आज वो इनसे छोड़ के क्यों चला गया? उसका कारण हम्म। क्या है? लोगों की बात करें, अगर मैं जनता की बात करूं, जनता यहाँ कहती है सवाल कि ये यहाँ सनम, सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए अब यहाँ पर चेहरा कौन बचा? दिग्गज नेता जो एडवाइजर रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं, करीबी रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, आम लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, मात्र अफवाह है, लेकिन आज उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया। देखिए आशा, आपको याद होगा 5 दिन पहले हमने जब प्रोग्राम किया तो हमने बताया था कि देवेंद्र सिंह राणा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास तब ये खबरें थी, और अभी भी मैं उन खबरों पे खड़ा ही हूँ। अभी वो दिल्ली गए हैं आज, लेकिन दिल्ली वो क्या गए हैं? क्या वो बीजेपी में अगर उन्हें ज्वाइन करना होगा तो जम्मू कश्मीर में करते, दिल्ली में तो ज्वाइन करेंगे नहीं। तो क्या वो हम्म। बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, या वहां से वो कोई और आशीर्वाद लेके आ रहे हैं? और उसके बाद जिस तरह से हमारे पास एक इनपुट्स है कि वो एक नई पार्टी जम्मू में बना रहे हैं, क्या वो उस पर काम करें? अगर नई पार्टी पे काम कर रहे हैं तो ये नेशनल हम्म। कॉन्फ्रेंस के लिए कोई बड़ा बड़ा मामला नहीं है। नई पार्टी में देवेंद्र सिंह राणा कहीं ऐसा बनाते तो हैं नहीं जम्मू है के। डूबती हुई नैया को तिनके का सहारा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि साठ गांठ से सारा काम किया गया कि चलिए कोई बात नहीं, आप चले जाइए, उसके बाद देख लेंगे? देखिए, कल जब देवेंद्र सिंह राणा कश्मीर आए हुए थे, उन्होंने तब बताया था कि मैं कंडोलेंस के लिए गया था फारूकुल्ला घर, क्योंकि उनके जो बहन के जो बहनोई उनकी फैमिली के एक मेंबर था, उसकी डेथ हुई थी फॉरेन में, तो उसके कंडोलेंस के लिए गया था। लेकिन उसके बाद मैंने मीडिया से बात नहीं की, और तब हमारे पास या आज उसका अगर हम विश्लेषण करें तो यही था कि वो फारूक अब्दुल्ला अमरुद्दुल्ला से आशीर्वाद लेने गया था, उनसे परमिशन लेने गया था, या तो उनसे ये परमिशन लेने गया था कि मैं आगे जाके किस तरह की करूं, क्योंकि कुछ क्वार्टर्स हमारे ये भी बता रहे हैं कि वो एक समझौते के साथ बाहर गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और कुछ क्वार्टर्स ये बता रहे हैं, जिस तरह यहाँ बहुत से लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि दिल्ली का डंडा पड़ा, तो दिल्ली का डंडा, तो यहाँ पर कहीं ना क्लियर कहीं कर ये। दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का अगर कोई मजबूत चेहरा था तो वो देवेंद्र सिंह राणा थे। और जम्मू जम्मू संभाग की अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर देवेंद्र सिंह राणा को देखा जा सकता है। नेशनल जी, कॉन्फ्रेंस पार्टी एनसी किस तरह से अपने जनाधार को बटोर रही है, ये सबके सामने है। क्या लगता है कि पीडीपी की तरह ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अब हश्र होता हुआ नजर आएगा? इसीलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, क्योंकि जो तिनके का सहारा था वो भी बाहर निकल गया। अब क्या देखिए होगा? एक चीज पे कहीं ना कहीं बात जो है वो पते की बात लग रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली का जो आरोप लगते हैं दिल्ली पे, के प्रेशर माउंट कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज पे। देवेंद्र राणा का बहुत लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स थे, बाकी मामला थे, कहीं ना कहीं वो बड़ा बिजनेसमैन था, तो उन मामला की वजह से हो सकता है उन पर भी कोई प्रेशर माउंट किया गया हो, या दूसरी भी हो सकता है कि उन्हें
खुद फारूक अब्दुल्ला ने ही किया हो कि हमारा जम्मू में कोई आने वाले चुनाव को देखे, जिस तरह हमने परसों विश्लेषण किया था कि एक जम्मू में भी एक फोर्स बनना चाहिए ताकि अगली सरकार में कहीं कोलिशन हो सके, वो भी हो सकता है। और ये भी माना जा सकता है कि जिस तरह पीडीपी का हुआ उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो रहा है, और शुरुआत जब जम्मू से हुई तो आज हमने श्रीनगर में भी हमने एमएलए जो साहब एमएलए सिटिंग एमएलए जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के गांधरबल के अशफाक जवाद, उनके तेवर उनका ट्वीट जो हमने देखा और वीडियो जो ट्वीट जो उन्होंने किया था, उसमें भी तो साफ लग रहा है कि कश्मीर में भी कुछ न कुछ गड़बड़ है। जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी हाईकमांड को आज बताया कि वो अपना देखें, अपना अपनी पार्टी में देखें ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो एक चुनौती तो नहीं कहेंगे, एक चेतावनी उन्होंने दी है, जो धमकी उन्होंने दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। होगा देवेंद्र सिंह राणा का, जिसपे उनसे पूछा गया कि आखिर आपका ऐसा क्या मतभेद हो गया कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा ने एक भी शब्द डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं कहा। और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नहीं बोला है। उन्होंने कहा जितनी भी बात हुई वो मेरा जाति मामला था, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पार्टी स्ट्रांग थी और अब मैं आगे आम जनता के लिए काम करूंगा। इस तरह से बयानबाजी कहीं संशय जरूर बनाती है। आशा, उसने जम्मू के हित की बात की, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसने पार्टी हाईकमांड ने अगर फारूकुल्लाह या उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नहीं बोला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी नहीं बोला। उसने बोला मैं जम्मू के विकास या जम्मू के हित की बात को लेकर आगे बढ़ूंगा। तो साफ जाहिर है अगर जम्मू हित की बात हो रही है तो हमें दो चीजों पे सोचना पड़ेगा। सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, अभी जिसकी मुझे संभावना बहुत कम नजर आ रही है, अगर वो वाकई में फिर हमारे जो विश्लेषण है उससे हट के वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो फिर उन्हें फायदा क्या होगा? पॉलिटिकल फायदा, हर कोई आदमी कहीं पे भी जाता है पॉलिटिकल फायदे के लिए, क्योंकि बीजेपी में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ देख लीजिए आप, गुजरात में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, नए चेहरे को मौका दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जीत हासिल करने के लिए दाव खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है बहुत फर्क है आशा जम्मू कश्मीर में, जाएगा? बहुत फर्क है राजनीति में जो जम्मू और कश्मीर की और गुजरात की है या यूपी की है, यहाँ बहुत फर्क है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है कि कश्मीर क्या करेगा। देखिए कश्मीर से भी जम्मू से लगभग 4-5 सीटें कश्मीर को ज्यादा हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जम्मू में भी सारा बीजेपी नहीं है, तो हम कहें कि जम्मू से वो 20-25 या 28 सीटें ले आती है या 30 ले आती है और उसके बाद वो सरकार में बन पाएगी। जब तक जम्मू और कश्मीर साथ लेके होंगे तब तक यहाँ कोई सरकार नहीं बना सकती है। तो अगर देवेंद्र सिंह राणा जम्मू में बीजेपी जाते हैं तो अगली सरकार में वो सीएम बनने का ख्वाब देखते हैं, तो बहुत नामुमकिन सी बात अभी लग रही है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी हो जाए कश्मीर में, इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन यह है कि यहाँ पे बीजेपी को कोई डायरेक्ट सीट नहीं मिलने वाली है कश्मीर में, जो इस वक्त सिचुएशन है इस वक्त की। आगे चुनाव तक बहुत समय भी अभी, और चुनाव कब होंगे अभी 2 साल लगते हैं, 1 साल लगता है उसमें, तो तब तक क्या बदलती है सिचुएशन। लेकिन अभी की सिचुएशन जो है, अगर यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि दिग्गज नेता है, कदावर नेता है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में एक ओहदा रखते हैं, लेकिन पार्टी को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसी ओहदे पर वो भारतीय जनता पार्टी में भी बैठना चाहेंगे, एक सीनियर पोस्ट पर बैठना चाहेंगे। आखिर किस वजह से मुझे लगता है, देखिए कोई उनमें मतभेद भी नहीं था, उन्हें पार्टी में एक पूरी इज्जत थी और पार्टी में सबसे ज्यादा टॉप लीडरशिप थे। तो यहाँ से जाके वो वहां उस बीजेपी में जाएंगे और इससे देखिए उनका वेट जो है बीजेपी में कम हो जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है तो वो पावर जो एंजॉय करते हैं देवेंद्र सिंह राणा, वो बीजेपी में रहते हुए कभी नहीं कर सकते हैं। बीजेपी में रहते हुए किसी बड़ा पद भी मिल जाए इससे, लेकिन फिर भी इतना पावर एंजॉय, वहां यहाँ सीएम का पद वो एंजॉय करते थे, इतने वो फारूकुल्लाह की फैमिली में थे, उनके बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस पत्ता भी नहीं हिलता था। तो इसलिए हम ये कहें कि उन्हें बड़ा फायदा होगा वहां पे जाके, फायदा उन्हें नहीं है। और दुनिया में हर आदमी जो पार्टियां बदलता है या कहीं जाता है वो अपने फायदे के लिए जाता है, तो फिलहाल फायदा नहीं है नजर आ रहा है हमें। आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया, आखिर क्यों? देखिए मुझे दो चीज इसमें नजर आ रही है। या तो कहीं ना कहीं लोगों की जो बात है वो सच्ची है कि डंडा पड़ रहा है दिल्ली वाले, और दिल्ली वाले जिस तरह आरोप लगते हैं दिल्ली पे कि वो एजेंसी का, चाहे उसमें ईडी है, इन्फोर्समेंट के साथ साथ जो बाकी उनका, कहीं वो चीज तो नहीं है, वो प्रेशर तो नहीं है। दो चीजें मुझे नजर। दूसरी ये है कि कहीं ना कहीं ये खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही कोई प्लेटफॉर्म तैयार तो नहीं हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी बी टीम जम्मू में तैयार तो नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए सुरजीत सिंह सलातिया भी उनके साथ हैं। हमारे पास खबरें आ रही थी कि परसों के जो लाल सिंह भी उनके साथ में हैं। उसके साथ साथ एक दो बड़े लीडरान जो है उनका नाम भी लिया जा रहा था, जिस तरह पीडीपी के वहां से चौधरी सुंदर चौधरी से भी विधायक ने इस्तीफा दे दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सुरजीत सिंह सलाथिया ने इस्तीफा दे दिया।
और मीटिंग में जिस तरह आप खुद कह रहे हैं, अजय सड़ोत्रा उस मीटिंग में मौजूद थे, लाल सिंह उस जी। मीटिंग में मौजूद थे, सुरेंद्र चौधरी उस मीटिंग में मौजूद थे, और रविंद्र ये रैना दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में बड़े बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर हम सुरेंद्र चौधरी से शुरू करते हैं, सुरेंद्र चौधरी अगर बीजेपी, देवेंद्र सिंह राणा उसको लेकर बीजेपी जाते हैं तो वहां जगह कहाँ है, किस जगह से? क्योंकि हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, वो अपनी सीट बनाना चाहता है, तो वहां उनका मुकाबला जो है देवेंद्र रैना से है, राणा से नहीं है, रैना से है। तो वहां एक पार्टी का अध्यक्ष है, स्टेट प्रेसिडेंट है, दूसरा सुरेंद्र चौधरी वहां आता है, तो जगह नहीं मिलती है उसको। फिर दूसरी बात ये हो जाती है, चौधरी लाल सिंह वापस बीजेपी मुश्किल है जाना उसका, उसके साथ साथ सुरजीत सिंह सलाथिया या दूसरे जो लीडर आने, ये सब बीजेपी में जाके उन्हें वो पोजीशन नहीं मिलेगी, वहां उन्हें ये सेकंड लाइन पे उन्हें जाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन में थे, तो इसलिए वहां तो पे क्या सेकंड लगता है लाइन कि तो ये मुझे नहीं सब लगी। लोग मिलकर कहीं एक और पार्टी खड़ी करने की कोशिश तो नहीं करेंगे? देखिए, मेरा अनुमान यही है कि कहीं ना कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम के तौर पे, जहां कश्मीर में कुछ पार्टियों को कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, ये पार्टी जो बनने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम के तौर पे जम्मू में काम करना चाहती है, ताकि ये सीटें निकालें, 10-12 सीटें निकालें, और जब अगले चुनाव आ जाएं तब नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुमान लगा रही है कि वो कश्मीर से बढ़त बना लेंगे, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर से 10-20 सीटें, 30 सीटें निकाल लेती है, ये जम्मू से 10-15 सीटें अगर इन्हें निकाल ली, तो ये कोलिशन बन सकता है, क्योंकि आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं लगता कि वो बीजेपी से कोलिशन कर सकती है। तो बीजेपी के मुतबादल के तौर पे कोई ऐसी पार्टी वो वहां पे बनाना चाहते हैं जो सीटें निकाल सके, जो एक बी टीम बन सके और वो आने वाले समय में कोलिशन कर सके, ये एक अनुमान है। यानी भारतीय लेकिन जनता पार्टी की तरफ से जो दावा पेश किया गया है, पीओजे को लेकर बात कही गई थी, धारा 370 को लेकर, 35 ए को लेकर, और सीएम को लेकर बात कही गई थी कि हिंदू मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगा। यानी धारा 370 हट गया, 35 ए हटा दिया गया। अब काम चल रहा है कि सीएम हिंदू कैसे बने, और 50 का जो नारा दिया गया है उस पर काम चल रहा है। पीओजे के देखिए, हिंदू दो हिंदू बाकी रह गए। सीएम, ये हिंदू सीएम तुम्हारी और मेरी बात है, हम लोगों की बात है, जो टॉप लेवल के लोग हैं ना, ये इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ मजहब नहीं चलता है, यहाँ हिंदू सीएम, मुस्लिम सीएम, सिख सीएम, हिंदुस्तान वो स्टेट है जहाँ प्रधानमंत्री जो है वो सिख बना है, जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो मुसलमान बना है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम या सिख की बात ही है। ये जम्मू के 10 लोगों का नारा है वोट बटोरने के लिए, पॉलिसी पार्टी की मेकर्स इस तरफ चीज को से, लेकर कब। और प्रदेश अध्यक्ष भी दावा कर रहे हैं कि बड़े बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और आज का बयान शायद आपने बिल्कुल, रवींद्र रैना का नहीं बिल, सुना है, वो बिल, कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल रविंद्र रैना बताएंगे, उनको जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है, नेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल इश्यूज जो है वो जो है वो टॉप लीडरशिप को देखने हैं, और वो जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल लेवल पे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मॉनिटर करते हैं, तो वो हिंदू मुसलमान की लेके सियासत नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर में, और ना ही हिंदू सीएम या मुस्लिम कहीं सीएम ऐसा या नहीं है सिख कि आने वगैरह। वाले समय में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? पीडीपी को थोड़ा सा नजर घुमाकर देख लीजिए, पीडीपी के जितने भी कदावर नेता हैं अपनी पार्टी में जाकर बैठ गए, पीडीपी को और संवारने की अपनी पार्टी कोशिश, का हाल आपको पता है, आप अपने और अपनी पार्टी का हाल सब करने, अपनी वो भी पार्टी को पता है। लेकिन वो भी देख सज्जाद रहे हैं। से सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है? समीकरण को देखिए सनम, कहीं ऐसा तो देखिए, नहीं है कि समीकरण, मुझे पार्टी मुझे अपनी दो पार्टी चीजें, और पीपल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, ये देखने वाली बात है कि देखिए, मुझे 2022 दो में चीजें नजर आ रही है इसमें, मुझे दो चीजें इसमें नजर आ रही है, एक ये चीज आ रही है कि या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी के बाद तोड़ने की बारी आ रही है, और जब हम्म, तोड़ने की बात आ रही है तो फिर सजाद भी कोई सरकार नहीं है, उसकी भी बारी आ हम्म, सकती है। ये एक चीज मुझे नजर आ रही है, या दूसरी है कि ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्रेन चाइल्ड है ये सारा कुछ, देवेंद्र सिंह राणा को अलग करना, नया जम्मू में एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करना, मुझे दो ही चीजें समझ आ रही है, या तो ये है कि नेशनल का एक चीज जो है, जो अशफाक जबार का श्रीनगर से बयान आया, उसमें लग रहा है कि हम्म। कहीं न कहीं गेम दिल्ली से लेके कश्मीर तक है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की शुरुआत है, ये भी वो लग रहा है, और ये भी लग रहा है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम अगर कभी देखें काफी देवेंद्र जल्द एक सिंह, नेता वहां पर इस्तीफा देने वाले हैं, उसको लेकर कोई जानकारी साझा करेंगे? दोबारा सवाल बताएं। श्रीनगर के अंदर से भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता वहां से भी इस्तीफा दे सकते हैं, कौन है? देखिए, नहीं नहीं, ये अशफाक जबार का बोला जा रहा है, अभी वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, वो एक्चुअली उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, आज एक वीडियो ट्वीट उन्होंने दिया है, और उस वीडियो ट्वीट में अशफाक जबार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हाई कमांड पे एक तरह से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली हम उससे कहेंगे आरोप लगाए कि वो पार्टी को संभाल नहीं रहे, तो ये बहुत पहले से हमारे पास 3 लोगों के नाम थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर से, जिन पे विश्वास कम ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्वार्टर्स कर रहे हैं, उनमें अशफाक जबार का पहले से भी नाम था, क्योंकि पहले से ही देखिए कई बार अशफाक जबार के पास बीजेपी के कुछ बड़े लीडर भी मिलने
आए हुए हैं। जिस हम्म। तरह से जो यहाँ की लीडरशिप है वो उनके साथ तो उसका कांटेक्ट ही है। कुछ नेशनल लीडर्स भी रात के अंधेरे में जो सियासत चलती है उसमें उससे मिलने आए हैं बीजेपी के। तो बहुत पहले से लग रहा था कि कहीं ना कहीं इशफाक जबार जो है वो पार तोड़ रहे हैं। आज उनने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें लगता तो डायरेक्टली एक आम आदमी उसको नहीं समझ सकेगा कि उसमें उन्हें पार तोड़ने वाली बात है, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इशफाक जबार भी पार तोड़ रहे हैं। लेकिन अभी उस पर हम उतना नहीं कह सकते हैं, हो सकता है वो कोई प्रेशर माउंट करे, लेकिन वो भी तोड़फोड़ भी हो सकती है, नेशनल नहीं, कॉन्फ्रेंस में भी आपका कहना तोड़फोड़ ये की शायद। है कि राणा ने जो इस्तीफा दिया है वो प्रेशर में आकर दिया, कुछ ऐसा? देखिए कुछ लोग वो भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एजेंसीज का प्रेशर, जिस तरह बहुत पहले पीडीपी वाले के लोग लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, जब उनके लोग जा रहे थे अपनी पार्टी या दूसरे, तो बताया जाता था कि उनको दिल्ली प्रेशर कर रही है, एनआईए के जरिए उनको छापामारी करा जा रही है या ईडी की रेड्स डाली जा रही है ताकि वो जाएं, अपनी पार्टी जाएं या दूसरी जगह जाएं, ये हुआ। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ क्वार्टर्स साहब ये बता रहे हैं कि वो भी है, दिल्ली भी एक हम्म। प्रेशर कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। देवेंद्र सिंह राणा एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनका बड़ा था, तो उसको उस बिजनेस के मामले में इन्फोर्समेंट से लेके आईटी व बाकी जो चीज चलिए खैर, वहां वो से तो प्रेशर था। सुबह क्लियर हो ही जाएगी क्योंकि दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और सुबह पता जी चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। का दामन पकड़ते हैं या फिर किसी और पार्टी को जम्मू के अंदर खड़ा कर रहे हैं। कि लेकिन सबसे बड़ी बात सनम यहाँ पर रही है कि जितनी बार भी उन्होंने बात कही है वो जम्मू के हित को मद्देनजर रखते हुए कही है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों के लिए वो खड़े हैं, जम्मू की आवाज बनकर खड़े हैं और जम्मू और देखिए इस बात को कश्मीर समझिए, दोनों से इस बात होकर को आप खड़े समझिए आशा, इस बात को समझिए। उन्होंने हैं। जम्मू के हित की बात की, अगर वो जम्मू हित की बात नहीं करते तो फिर ठीक है, फिर उनका कहने का यही मतलब था कि बीजेपी जम्मू के हित की बात नहीं कर रही है। मैं एक थर्ड फार्म प्लेटफॉर्म की जो बात कर रहा हूँ वो उस आधार पे कर रहा हूँ कि अगर वो जम्मू हित की बात करती है, उसका मतलब है बीजेपी की पार्टी जम्मू वालों के हित की बात नहीं कर रही है, देवेंद्र सिंह राणा आप करेगा। तो राणा थोड़ा बीजेपी में जाके जम्मू वालों के हित की बात करेगा, वो एक अलग प्लेटफॉर्म बनाएगा और उस अलग प्लेटफॉर्म से जम्मू के जो हित है उनकी बात करेगा, जम्मू के जो सेंटिमेंट्स हैं, जम्मू की जो पॉलिटिक्स है उसकी बात करेगा। अगर वो ये हम्म। बता रहे हैं कि मैं जम्मू के हित की बात करती हूँ, उसका सीधा साधा मतलब है कि बीजेपी जम्मू वालों की बात नहीं कर रही है। और एक तब तरफ से वो देखो ये ये कहेंगे कि होगा बीजेपी। कि क्या कुछ निकलेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर पहुंचने के बाद ही पूरी तस्वीरें साफ हो पाएंगी सनम। ये तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल, और कल का मेरी वेट हमें बात करना नहीं पड़ेगा। है। और साथ ही साथ आम जनता लगातार जुड़ी हुई है और वो सुनना चाहती है कि आखिर जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है और किस तरह से उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल पिक्चर तो सुबह ही क्लियर होगी। लेकिन सनम, एक और बात यहाँ पर एडवाइजर्स को जी लेकर काफी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। ये सियासत को लेकर बात थी, अब जरा एडवाइजर्स को लेकर बात कर लेते हैं। अफवाहें थी कि शाह फैजल को एडवाइजर बनाया जाएगा वसीर खान को हटाने के बाद, लेकिन अब जी नाम कुलदीप खड्डा का भी सामने आ गया है कि कुलदीप हुड्डा भी बन सकते हैं एडवाइजर। और उनके साथ ही यहाँ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का भी नाम आ गया है और जी। उनके साथ ही एक और जनरल का भी नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कि कौन बनेगा वहां पर एडवाइजर, क्योंकि अब यहाँ पर भी संशय बहुत ज्यादा हो गया। देखिए आशा, आपको याद होगा कल हमने किया था, हमने कहा था कि 4 लोगों का पैनल है, जिसमें एक पैनल में हमने नाम लिया था कि जस्टिस ये यहाँ के जो एक्स पहले एडवाइजर थे, मिस्टर गनाई जो एडवाइजर थे, जिनने रिजाइन किया था, उन्हें फिर दोबारा ज्वाइन नहीं किया था, वो एडवाइजर उनका नाम पैनल में था। उसके साथ साथ कश्मीर से फारूक अहमद शाह जो एक्स डायरेक्टर टूरिज्म, कमिश्नर सेक्रेटरी रहे हैं, एजुकेशन रहे हैं, उनका नाम था, टंगमर्ग से उनका ताल्लुक है, उनका नाम था पैनल में। और दूसरा जम्मू से अनिल गुप्ता का नाम था, और चौथे नाम जो हमने कल बताया था कि जम्मू से चौथा नाम है, चौथा नाम जम्मू से जो था वो कश्मीरी पंडित ही हैं, वो पुलिस के डीजी हैं, कुलदीप खुड़ा का नाम चौथा जो था। ये पहले 4 नाम जो पैनल में गए हुए थे। अब हम्म। शाह फैसल का नाम कल सोशल मीडिया ने ऐड किया था, और शाह फैसल के हवाले से कल भी हमने कहा था कि दिल्ली में ऐसी कोई हलचल नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो भी एडवाइजर कश्मीर में बना रहेगी तो पहले 10 बार सोचती है कि हमें किस बात पे क्या फायदा होगा, क्योंकि कौन सी इंप्रूवमेंट होगी किस आदमी को आगे लाने से। तो शाह फैसल की वजह से दिल्ली को नहीं लग रहा था कि कोई ऐसी, और मैं आपको बताऊं शाह फैसल के क्लोज क्वार्टर से भी हमें ये मालूम हुआ था कि ऐसी कोई हलचल नहीं है। लेकिन उसके बाद एक जो है, जो बड़ी खबर जो हम कह सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ये आज ही हमारे पास जो है, क्योंकि हम लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं, हमने दिल्ली भी बात की, हमने जम्मू भी बात की, हमने यहाँ सरकार में भी बात की, और सरकार के हवाले से भी आज एक जो है कुछ सोशल मीडिया पे बताया गया था कि सरकार ने भी क्लियर कर दिया कि शाह फैसल का नाम नहीं है। लेकिन एक नाम जो है, जनरल हसनैन मसूदी, रिटायर्ड 15 कोर के वो जीओसी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर को काफी करीब से देखा है, ब्रिगेडियर भी यहाँ रहे हैं, यहाँ के उधमपुर में भी वो पोस्टेड रहे हैं। तो जनरल हसनैन मसूदी का एक नाम और ऐड हुआ है कश्मीर के लिए, अगले पोस्ट के लिए, जनरल हसनैन मसूदी।
ये पोस्ट दी किसको जाएगी? क्योंकि अगर हम ब्यूरोक्रेट्स को लेकर बात करें तो कुलदीप हुड्डा, अगर हम पॉलिटिशियंस को लेकर बात करें तो अनिल गुप्ता का नाम सामने आ जाता है, और जस्टिस मसूदी भी अपने ओहदे पर काफी काम कर चुके हैं और काफी एक्सपीरियंस वो रखते हैं। क्या लगता है? क्योंकि मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो बैकग्राउंड उनका भी पॉलिटिक्स से ही था। क्या लगता है कि एडवाइजर्स को किस तरह से यहाँ पर लिस्टेड करेंगे कि कौन सा शॉर्टलिस्ट होगा? देखिए बिल्कुल आशा, एक चीज है, चार लोगों में से मैं आपको ये ऐसे बताऊं कि जो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हैं, बीजेपी के एक बड़ा क्वार्टर ने उनकी मुखालफत की, एक बड़ी सर्कल ने उनकी मुखालफत की है। और फिर जो है ये अपने डीजी पुलिस, वो खुद लगभग पूरी तरह से तैयार दिखाई नहीं दे रहे, लगभग वो खुद तो पूरी तरह से तैयार नहीं दे रहे हैं। और फिर आ जाती है कि कश्मीर से, तो कश्मीर में भी वो कुछ मामला थे। अभी जो एक मुस्लिम चेहरा लाने की बात की जा रही है, और मुस्लिम चेहरे में पहले नंबर पे जनरल हसनैन मसूदी का ही जो हमें बताया गया कि क्योंकि लास्ट स्टेज पे आज उनका नाम ऐड हुआ है, जो पैनल है उसमें ऐड हुआ है, तो जनरल हसनैन मसूदी को प्रायोरिटी देखी जा रही है। जो आम हमारी नजरों में है कि कहीं न कहीं उनका एक फौज के साथ भी कोऑर्डिनेशन है, उसके साथ उनका जो अपने टेन्योर में पब्लिक रिलेशन भी बहुत अच्छा रहा है कश्मीर में जब जीओसी थे। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पे कश्मीर में एक जो सिचुएशन इस वक्त है, तो इस वक्त कोई मुस्लिम फेस भी साथ में लाने की जरूरत है। तो ये सब चीजें देखते हुए तो पलटा इस वक्त तजुर्बा क्या हसनैन मसूद। कहता है सर? आपका तजुर्बा क्या कहता है कि राज्यपाल हम्म। प्रशासन के अंदर किसको शामिल किया जाएगा इन तीनों चेहरों के बाद? देखिए प्रायोरिटी पे इस वक्त, देखिए हमारा तजुर्बा तो नहीं है, दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो वहाँ की, वो कश्मीर के डिफरेंट क्वार्टर्स की जो इनपुट्स होते हैं, इंटेलिजेंस इदारों के इनपुट्स होते हैं, उसके साथ साथ वो पब्लिक के से भी जुड़े रहते हैं, उनके इनपुट्स होते हैं। तो वो सारे इनपुट्स अगर देखा जाए तो मुझे लगता है जनरल हसनैन मसूदी ही कश्मीर का अगला एडवाइजर होगा जेएंडके गवर्नमेंट का। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा यहाँ पे जो विजय कुमार थे, वो भी डिफेंस फोर्स से ही थे, और उनका हम्म। टेन्योर भी यहाँ पे काफी अच्छा रहा था। तो अब उसके बाद माना जा रहा है कि उन्हीं जस्टिस उन्हीं मसूदी एक्सपेरिमेंट्स जो को है आगे वो बढ़ाया आने जा वाला चेहरा होंगे एडवाइजर को लेकर। सनम, ये तो फिलहाल समय ही बताएगा, लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो भूपेंद्र पटेल का कहीं पर भी नाम नहीं था, लेकिन जब अंत में नाम घोषित हुआ है तो भूपेंद्र पटेल आ गए। और हर कोई हैरान हो गया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है, क्योंकि भारतीय जनता सकते पार्टी जिस तरह से प्यादे खेल रही है या निकाल रही है, वो बहुत ज्यादा हैं। देखिए चिंता में डाल। भूपेंद्र पटेल का भी वही है, वहां पे भी पटेल राजनीति की गई है, और पटेल का एक वोट बैंक जो है कि आने वाले चुनाव, आने वाली सिचुएशन में पटेल एक बड़ा रोल कर सकते हैं गुजरात में। तो एक कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की वहां पे भी बात हुई है। और ये पॉलिटिक्स में इस तरह के कार्ड्स खेले जाते हैं, भूपेंद्र पटेल भी एक कार्ड है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये कार्ड्स खेलने का, देखिए जम्मू कश्मीर में हम कार्ड्स की बात करें, बहुत खेलना मुश्किल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक कैंसर से इस वक्त गुजर रहा है। यहाँ पे हम्म। ऑलरेडी कश्मीर में पिछले 30-40 सालों से कैंसर की बीमारी लगी हुई है। इसमें थेरेपीज हम्म। वगैरह चल रही है, इसमें ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे है। तो यहाँ पे इस वक्त कोई तजुर्बा करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है सरकार के लिए, इसलिए तजुर्बा पॉलिसी मेकर्स नहीं करेंगे इस वक्त वो ग्राउंड सिचुएशन को देख के फैसला करेंगे। ये सनम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि जस्टिस मसूदी जो है वो यहाँ पर एडवाइजर के पद पर विराजमान हो सकते हैं। यानी जितना तजुर्बा उन्होंने रखा है, जो भी आगे की या पहले के जो इतिहास को उन्होंने पढ़ा है, तो उस हिसाब से वो बोलते हुए नजर आए हैं कि जस्टिस मसूदी जो है वो आने वाला चेहरा हो सकते हैं एडवाइजर का। लेकिन सबसे बड़ी बात आज जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रही है, उठापटक सुबह से ही चल रही थी और काफी दिनों से चल रही है कि देवेंद्र सिंह राणा इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को जिस तरह से बड़ा झटका लगा है, देखना यह है कि सुबह किस तरह से आगे की पूरी रणनीति बनाई जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा जाएगा, या फिर देवेंद्र सिंह राणा एक नई पार्टी का चेहरा बनकर वापस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लौटेंगे? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आप देखते रहिए JK24।